पॉलिटिकल साइंस का एक लेसन करवा रही हूँ जिसका नाम है भारतीय नियोजन। इस लेसन में से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 6+3 की हो सकती है। मोस्टली इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। भारतीय नियोजन का जो लेसन है, सबसे पहले हमें इसमें नियोजन का अर्थ समझना होगा। और नियोजन का मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए पहले से जो टाइम टेबल बनाते हैं, उसी तरीके से नियोजन का मतलब किसी काम के लिए बनाई जाने वाली रूपरेखा जो पहले से प्लान की गई है उसे कहा जाता है नियोजन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम भारतीय नियोजन की बात कर रहे हैं, ना कि केवल नियोजन की। तो भारत में जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी विकास की संभावनाएं हैं, उन्हें किस प्रकार नियोजित किया जाए, ये हम इस लेसन में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भारत में नियोजन का आरंभ कैसे हुआ, यानी कि भारत में नियोजन की जो शुरुआत थी वो कैसे हुआ। तो नियोजन का जो विचार आया, जब हम जो नियोजन से प्रेरित हैं वो है हम रूस के नियोजन से प्रेरित हैं, सोवियत रूस। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो नियोजन चलता था, भारत ने इसकी देखा देखी अपने यहाँ पर इसको अप्लाई किया, जिसका नाम रख दिया भारतीय नियोजन। अब अगर हम बात करें इसके आगे जो क्रम है कि नियोजन का जो विचार है वो किसने दिया, तो नियोजन का जो विचार दिया था वो था सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया ने नियोजन का विचार हमारे देश में दिया था कि भारत के लिए कुछ नियोजित व्यवस्था होनी चाहिए, और ये विचार इन्होंने दिया था 1934 में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने विचार को आगे बढ़ाकर उस पर एक बुक लिखी जिसका नाम था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अर्थव्यवस्था का नियोजन। ठीक है। अब जब हमारे देश में एम विश्वेश्वरैया ने नियोजन का विचार प्रस्तुत कर दिया, तो उनके बाद धीरे धीरे योजनाएं बनने लगी, और उन योजनाओं को हम नियोजन के इतिहास में देखते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि नियोजन का हमारा जो इतिहास था वो कैसा था। सबसे पहले सन 1944 में बॉम्बे प्लान आया, और ये बॉम्बे प्लान बनाया था मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने। उन लोगों ने मिलकर के उद्योगों के विकास पर बल दिया। यानी कि मुंबई के 8 उद्योगपति थे, और उन्होंने मिलकर जो हमारे देश के बड़े उद्योग हैं उनके विकास की जिम्मेदारी ली। ठीक है। उसके बाद 1944 में ही गांधीवादी योजना बनाई गई, और ये योजना बनाई थी श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक है। उसके बाद इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो 1945 में जनता योजना बनी गई। ये जनता योजना बनाई थी M.N. रॉय ने।
उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1950 में सर्वोदय योजना बनी और ये सर्वोदय योजना बनाई जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में। लेकिन ये जो योजनाएं थी का असर नहीं बढ़ रहा था, विकास की प्रक्रिया तेज गति से नहीं आगे बढ़ रही थी, इसीलिए इन चारों योजनाएं ये सभी अपने अपने कार्यों में विफल हो गई। अब भारत को एक ऐसे विकास की आवश्यकता थी जो थोड़ा जल्दी और आसान तरीके से हो सके, और इसीलिए हमारा जो मेन टॉपिक है योजना आयोग, उसका विकास किया गया। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है योजना आयोग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। और अगर आपसे पूछा जाए तो इसका परिचय बताइए, तो परिचय में हम इसकी स्थापना के अलावा बताएंगे कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि योजना आयोग का संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा ये केंद्र सरकार को समय समय पर या राज्य सरकारों को समय समय पर परामर्श देने का काम करती है, इसलिए इसे परामर्शदात्री संस्था भी कहा गया है। ये परामर्शदात्री संस्था है। इसके अलावा इसके परिचय में आपको जो फोर्थ पॉइंट बताना है वो ये है कि योजना आयोग समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो ये केवल इसका परिचय है। अगर आपसे पूछा जाता है कि योजना आयोग क्या है, तो आप बताइए कि 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। गैर संवैधानिक निकाय है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है और ये एक समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना क्यों की गई, ऐसी क्या आवश्यकता है। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं कि हम अपने भारत के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है, ये संसाधनों का कुल अनुमान लगाकर विकास को प्रोत्साहित करना ही आर्थिक नियोजन या भारतीय नियोजन कहा जाता है। इसीलिए योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना में वापस से रिपीट कर रही हूँ, परिचय हो चुका है। इसकी स्थापना क्यों की गई ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके सदस्यों की, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसके जो सचिव हैं वो कौन होते हैं या उपाध्यक्ष कौन होते हैं। चलिए, अब बात अगर आती है योजना आयोग की अध्यक्ष की, योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है, यानी कि इसका जो परिण सदस्य जो प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के, आपको पता होगा श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी इनके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष के अलावा सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में सभी केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, जो मोटे तौर पर अगर हम सदस्यों की बात करें तो दो भागों में बांटा जाएगा। सभी केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 चीजें पढ़ ली, वापस से रिपीट करती हूँ। योजना आयोग का परिचय, उसके बाद इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके सदस्य कौन होते हैं
और अब हम देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका योजना आयोग के साथ एनडीसी। ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? सबसे पहले तो मैं इसकी स्थापना बता दूं। इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952, यानी कि योजना आयोग की स्थापना के 2 साल बाद। हालांकि स्थापना 2 साल बाद हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि यह योजना आयोग के लिए एक सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग का एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, सलाहकारी कैसे कि समय समय पर ये योजना समय पर उसके कार्यों का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल 2 ही चीजें इसके लिए याद रखिएगा। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को, और इसके साथ ये एक सलाहकारी निकाय है और योजना आयोग के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन करती है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिस पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हम अपने वापस मेन टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे योजना आयोग के उद्देश्य पूछे। योजना आयोग के उद्देश्य, तो यहाँ पर हम इसके उद्देश्यों को 4 भागों में बांटेंगे। दूसरा इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। अभी हम पहले 2 उद्देश्यों की बात करते हैं। आधुनिकीकरण की जगह आधुनिक होने का मतलब होता है विकास कार्य में नया करना। इसमें विकास कार्य हम 1947 से पहले और उसके थोड़े साल बाद तक, कुछ सालों तक हम केवल कृषि पर आधारित थे और हस्तचलित यंत्रों से काम करते थे। तो नयापन का मतलब यह है कि परंपरागत तकनीक के हस्तचलित यंत्रों को छोड़ करके हम मशीनीकरण की तरफ अगर जाते हैं तो उसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। इससे फायदा ये होगा कि हमारे देश में विकास संभावनाएं बढ़ेगी, उद्योगों की स्थापना होगी, समृद्धि बढ़ेगी और काफी कुछ विकास होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे उद्देश्य आत्मनिर्भरता की, तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है कि कम से कम जो भारत है उसको खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता मिलनी चाहिए, क्योंकि भोजन एक ऐसा आवश्यक तत्व होता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह पाते। उसके अलावा हमारे देश में हम स्वयं रोजगार के अवसर स्थापित कर सकें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर निर्भरता की स्थिति न आए। और आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि भारत सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो। ठीक है, तो यदि आप एक पैराग्राफ रखते हैं आत्मनिर्भरता के लिए भी, तो उसमें 3 चीजें जरूर हमको शामिल करनी है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, रोजगार में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता। तो पहले 2 उद्देश्य इसके हैं, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। अब हम इसके अगले 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों की बात करते हैं। थर्ड है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। यहाँ पर हम विकास के बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो विकास को हमेशा मापा जाता है, मैंने आपको राष्ट्रीय वाले वीडियो में बताया था, जीडीपी से माना है।
यदि हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो जीडीपी यानी कि हमारे देश की जो आय है वो भी बढ़ेगी और हमारे देश का विकास होगा। तो समृद्धि का मतलब कि हमारे देश में जब आय बढ़ेगी तो गरीबी में कमी आएगी। ठीक है, आय में वृद्धि करना और गरीबी में कमी करना, ये समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं। चौथा जो हमारा उद्देश्य होगा वो है समानता। आजकल तो सरकार ने जो विवाह की आयु है उसको भी समान कर दिया है, 21 वर्ष कर दिया है। तो उस समय जो हमने मुख्य उद्देश्य रखा था वो था भारत में समानता स्थापित करना। समानता भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब हमारे देश में सभी को रोजगार देने के लिए समान समझा जाएगा, जाति, रंग, लिंग, भाषा, अन्य सभी आधारों पर। फिर है सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता का मतलब रोजगारों की समानता दी जाएगी, समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा, अन्य सभी दृष्टियों से हमारा समानता का उद्देश्य हम पूरा करेंगे। तो वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि योजना आयोग के जो उद्देश्य थे वो महत्वपूर्ण 4 थे। पहला क्या था? आधुनिकीकरण। दूसरा था आत्मनिर्भरता। तीसरा था समानता, कैसे भी क्रम में लिख सकते हैं, और चौथा था समृद्धि। ये 4 उद्देश्य हमको पूरे करने हैं, योजना ने ऐसा निर्धारित किया। लेकिन इन चारों उद्देश्यों को पूरा किस प्रकार किया जाएगा? ये चारों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनी। अब अगर हम बात करते हैं योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई थी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो 5 साल की योजना होती है उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। 5 साल की एक योजना आयोग ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो अगर आप देखें, मैंने ये सामने बना रखे कि हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी और 1956 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च 1956 को खत्म हुआ। अगर मोटे तौर पर हम बात करें इसके उद्देश्य की, हर योजना का उद्देश्य क्या था, हालांकि आपको इतना वैल्यू टॉपिक है नहीं, तो पहली योजना का जो उद्देश्य था आपको पता होना चाहिए, कृषि का विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि विषय लिया ताकि भारत की जो खजाना पर निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम की जा सके। उसके बाद दूसरी और तीसरी योजनाएं क्रमशः 1956 से 61 तक दूसरी योजना और 61 से 66 तक तीसरी योजना बनेगी। ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं चली क्रमशः 15 वर्ष तक। इसके बाद भारत में पहला योजना अवकाश जो कि 3 वर्ष का था 1966 से 1969 तक। ये 3 वर्षीय योजना अवकाश के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, और इसके अलावा भारत में जो अकाल पड़ी, इन सभी के कारण भारत में जो पैसा था थोड़ा कम हो गया था, हमें थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए हमने ये 3 योजनाओं के बाद पहला योजना अवकाश किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो पहला योजना अवकाश था इसके बाद चौथी योजना को शुरू किया गया 1969 से 1974 के बीच में, और इसके बाद जो 5वीं योजना बनी वो 1974 से 1978 तक बनी। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट लगाया हुआ है कि ये जो योजना थी वो 1978 तक यानी कि केवल 4 साल तक ही चली थी। क्यों? इसका कारण था कि भारत में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो चुकी थी और इसी सरकार के चेंज होने के कारण इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। लिखने में आप 1979 भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए पता होना चाहिए।
उसके बाद जो योजना अवकाश आया वो कहीं कहीं पर आपको 2 वर्ष का मिलेगा, कहीं पर आपको 1 वर्ष का मिलेगा, लेकिन 1 वर्ष की बैच सही माना जाता है। 1979 से 1980 1 वर्षीय योजना अवकाश। इसके बाद अगर हम क्रमशः बात करें छठी और सातवीं योजना की, तो जो छठी योजना थी वो 1980 से 85 तक और सातवीं योजना 85 से 90 तक थी। अब अगर हम इन्हें याद करें, किस आधार पर आप इनको याद करें, इतने सारे जो डेट हैं, तो मुश्किल नहीं। आप इतना याद रखिएगा कि पहले 3 योजनाएं आती हैं और फिर 3 वर्ष की योजना अवकाश आता है। उसके बाद वापस 2 योजना आती हैं और योजना अवकाश 2 वर्ष का। इसके बाद वापस से जो योजना अवकाश आता है वो है 2 वर्ष। लेकिन इससे पहले मैं आपको वापस से रिपीट करती हूँ कि जो दूसरा योजना अवकाश पड़ा उसका मेन कारण था सरकार का बदल, पहले का मैं आपको बता चुकी। लेकिन सातवीं योजना के बाद जो योजना अवकाश पड़ा उसका बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं आपको भी विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि आपकी 3 योजनाएं और 3 वर्ष का योजना अवकाश, फिर 2 योजनाएं और 1 वर्ष का योजना अवकाश, और इसके बाद वापस 2 योजनाएं और 2 वर्ष का योजना अवकाश। तो आप ये संख्या याद करें, ये योजनाओं का क्रम है और ये योजना अवकाश है। ठीक है। इसके बाद पहली योजना जो बनी थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना और सिंचाई के साधनों का विकास करना। अब हम बात करते हैं हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। जो 1 पंचवर्षीय योजना बनी वो 1990 से 1995 तक बनी। और मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले 2 वर्ष का योजना अवकाश हो चुका था। 1990 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। क्यों? क्योंकि इस समय, इससे पहले हमारे देश में आर्थिक संकट दिखा दिया। आर्थिक संकट, ये आर्थिक संकट का जो ऐसा है वो आपके अलग से है, तो हम उसमें पढ़ेंगे इसे। लेकिन आर्थिक संकट होता क्या है मुझे तौर पर मैं बताऊँ कि यदि किसी देश में जब मुद्रा समाप्त हो जाती है, जब सरकार के जो खर्चे हैं वो अधिक हो जाते हैं सरकार के, जैसे वो आर्थिक संकट की स्थिति आती है। इसीलिए 1990 का जो समय था हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इस 8वीं योजना में हमारे देश में आर्थिक सुधार की, ये भी आपको अलग लेसन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस योजना में हमारे देश में आर्थिक सुधार लागू किए गए। अब अगर हम बात करें हमारी नवीन योजना की, तो जो 9th प्लान था वो बना था आपका 1995 से सन 2000 तक। ठीक है, 1995 से 2000 तक ये आपकी नवी योजना थी। इसके बाद कोई योजना अवकाश नहीं पड़ा और क्रमशः आपकी 10वीं योजना, 11वीं योजना और आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आती है। 10वीं योजना का जो समय था वो था सन 2000 से 2007। 11वीं योजना का जो वर्ष था वो था 2007 से सन 2012। और आखिरी जो योजना थी 12वीं, वो 12 में ही बनी। इसे आप याद रखिएगा, 12वीं योजना सन 2012 में और वो समाप्त हुई थी 2017। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 योजनाएं इम्पोर्टेंट बताई हैं, एक तो 8वीं योजना और दूसरी आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि 2014 में आपकी जो गवर्नमेंट थी भारत की वो चेंज हो चुकी थी, उसके बाद भी योजना चलती रही, लेकिन इसके जो उद्देश्य थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। 12वीं योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था तीव्र व सतत विकास। भारत में तीव्र व सतत विकास या धान्य विकास की अवधारणा को प्रेरित करना। आप ये याद रखिएगा
कि भारतीय योजना में ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। ग्रामीण विकास क्या होता है? ग्रामीण विकास का मतलब किसी देश के संसाधनों से अधिक खर्च ना करना। यही कह रहे हैं कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में साधनों का सीमित उपयोग करना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। इसके अलावा शिक्षा का जो स्तर था उसे 10% तक विकास दर पर लेकर देना। सेवा क्षेत्र, इसका जो विकास है वो भी 10% तक लेकर के जाना। और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार कृषि, कृषि में जो वृद्धि थी वो 4% तक करना। 4% कृषि के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसी को 4% रखा गया है। इस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर है आपके वो 8वीं और 12वीं योजना में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे वापस ये टॉपिक रिपीट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमने योजना आयोग का परिचय देखा था। उसके बाद परिचय के बाद आता है इसका इतिहास। तो जो हमें 6 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है। इतिहास के बाद आते हैं इसके उद्देश्य, उद्देश्य के बाद आती है हमारी पंचवर्षीय योजना। ये 4 चीजें अगर आप एक क्वेश्चन में डालते हैं तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो योजना आयोग का जो अस्तित्व है वो भी परिवर्तित हो गया और योजना आयोग बदल करके हो गया नीति आयोग। एक बार ये हम डाउट होना रहता है कि नीति आयोग का गठन किया गया है, जबकि नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। नीति आयोग, नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत की परिदृश्य। यानी कि भारत में अब काफी सारे जो विकास के स्तर थे वो बदलने वाले थे और हमें इसका पुनर्गठन होना है, ना कि गठन। इसका पुनर्गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग की जो स्थापना की या पुनर्गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। अब अगर बात की जाए कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो पहले भी वो अध्यक्ष चले आ रहे हैं, उसी तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी प्रधानमंत्री को ही आना चाहता है या प्रधानमंत्री को अध्यक्ष, प्रधानमंत्री को ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो पहले वाली जो योजनाएं थी और जो नीति आयोग है इन दोनों में अंतर क्या है, क्या हमें ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलना पड़ा। 2 चीजें हमें याद रखनी इसमें, पहली थिंक टैंक और दूसरा सहकारी संघवाद। क्योंकि हम बदलते भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 नई चीजें बदली गई हैं। नीति आयोग थिंक टैंक के आधार पर काम करेगा। थिंक टैंक का मतलब होता है विचारों का समावेश। यहाँ पर हम कौन से विचारों की बात कर रहे हैं, सरकार किसी भी समस्या पर जो योजना बनाएगी उस समस्या में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जनता, इन सभी की भागीदारी होगी, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए से थिंक टैंक कहा गया। सरकार सभी से समस्या का समाधान के लिए सलाह मांगेगी, यहाँ से तरह तरह के विचार आएंगे और गवर्नमेंट उनके आधार
अच्छा सा योजना बना करके उसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। दूसरी जो मेरी बात थी वो थी सहकारी संघराज, सहकार का मतलब होता है मिल करके। तो यहाँ पर भी आप इसे थोड़ा सा बदल देते हैं कि कौन मिल करके, हमारे देश के सभी व्यक्ति यानी कि जनता प्लस सभी सदस्य नीति आयोग और सभी राज्यों की सरकारें, एनडीसी उसके सभी सदस्य मिलकर के योजना आयोग के बदलते परिदृश्य नीति आयोग के लिए कार्य करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है वो अभी पूर्ण विराम हम इसको लेते हैं। इस चैप्टर में बहुत से कई छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बड़े क्वेश्चन मैंने आपको 6 नंबर बता दिए हूँ। तो अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी मैंने आपको बताया था 15 मार्च 1950। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी कि भारत में नियोजन का पिता किसे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। अब आपसे मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो आप इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत के परिदृश्य भी बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलिए। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष का वर्तमान में नाम क्या है। तो नीति आयोग के मैंने आपसे कहा था कि जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें कि आर्थिक संकट किस वर्ष में आया, या आर्थिक संकट का जो योजना है वो कौन सा वर्ष है, तो आप बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1990 से 95 के बीच, और 1990 में ही हमारे देश में आर्थिक संकट आया।